नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें, राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बक। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ के भारत के संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से 5 देशों की महत्वपूर्ण कूटनीतिक दौरे पर रवाना हुए। इस दौरे की पहली कड़ी घाना है, जहां वो आज से 3 जुलाई तक रहेंगे। घाना में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 30 वर्षों में यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। दोनों देशों के बीच संबंध गर्मजोशी और भरोसे पर आधारित। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि दक्षिण सहयोग को मजबूत करने की दिशा में रणनीतिक पहल है। ये यात्रा अफ्रीका पर भारत के नए फोकस को दर्शाती है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। भारत घाना द्विपक्षीय संबंधों की नींव व्यापार, निवेश और विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर टिकी है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई देने के साथ ग्लोबल साउथ के लिए भारत की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित करेगी। देश में रोजगार सृजन की गति को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रोत्साहन योजना यानी कि ELI को मंजूरी दी। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए करीब 1 लाख करोड़ की राशि मंजूर की गई। माना जा रहा है कि ये योजना देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इस योजना के जरिए अगले 2 वर्षों में करीबन 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक मिलेगा। योजना के तहत नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए 2 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए 2 साल के लिए अतिरिक्त लाभ भी दिया जाएगा। ELI योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में की गई, जिसका कुल बजट 2 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। क्वाड विदेश मंत्रियों ने एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में संपन्न हुई इस बैठक के बाद जारी साझा बयान में सभी ने इस हमले के दोषियों को कटघरे में लाने का आह्वान किया। अपने साझा बयान में उन्होंने कहा कि क्वाड ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। क्वाड सदस्यों ने कहा कि हम 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और एक नेपाली नागरिक की जान चली गई थी। हम पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जताते हैं। सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की हार्दिक कामना करते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वॉशिंगटन DC में क्वाड विदेश मंत्रियों की एक बहुत ही सार्थक बैठक हुई, जिसमें समकालीन अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा की गई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड को अधिक केंद्रित और प्रभावशाली बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बैठक इंडो पैसिफिक में रणनीतिक स्थिरता को मजबूत करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात कर द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ से मुलाकात की, जहां उन्होंने भारत अमेरिका रक्षा संबंधों की रणनीतिक महत्वता पर बातचीत की। जयशंकर ने कहा कि हमारी रक्षा साझेदारी आज वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी के बारे में उत्साह व्यक्त किया। अमेरिकी रक्षा सचिव ने भारत के सशस्त्र बलों में अमेरिकी रक्षा प्रणालियों के एकीकरण और औद्योगिक सहयोग के साथ सह उत्पादन नेटवर्क के विस्तार के लक्ष्य के बारे में बताया। क्वाड बैठक से इतर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर अमेरिका में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से भी मिले। इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री
पेनी वोंग से मिलकर हमेशा की तरह अच्छा लगा। हमारी चर्चाएं हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और सहजता को दिखाती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को धार देने के लिए पटना में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राज्य के बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत का मंत्र उनके साथ करेंगे साझा। बैठक में विधानसभा चुनाव 2025 की जीत को लेकर विजय संकल्प समेत कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। बैठक चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श होगा। इस बैठक में लगभग 1000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद। बैठक में पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत किए जाने पर विशेष तौर पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही ये भी तय हो सकता है कि कैसे केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। भाजपा ने कई राज्यों के लिए अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के नामों का ऐलान कर दिया। तेलंगाना में भाजपा ने नारापराजू रामचंद्र राव को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं डॉक्टर राजीव बिंदल को हिमाचल प्रदेश भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। साथ ही महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से उत्तराखंड भाजपा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान को महाराष्ट्र भाजपा का अध्यक्ष चुना गया। अनिल तिवारी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मिजोरम के विधायक के बेचुआ भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। वहीं पुडुचेरी में वीपी रामालिंगम को भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता पीवीएन माधव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। भाई दबाव के चलते तमिलनाडु सरकार ने शिवगंगा जिले में मंदिर के 27 वर्षीय सुरक्षा गार्ड अजीत कुमार की पुलिस हिरासत में हुई मौत की जांच सीबीआई को सौंपी है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई करते हुए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इस मामले में विपक्षी पार्टियों ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के इस्तीफे की मांग की। बताया जा रहा है कि सोना चोरी के मामले में अजीत कुमार को पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों में हो रही तेज बारिश के मिजाज को अब थोड़ा नरम पड़ता हुआ दिखा गया। फिलहाल तेज बारिश की खबर कहीं से नहीं है। अगले कुछ दिनों तक हिमाचल के अधिकांश इलाकों में मानसून की गतिविधियां धीमी रहने का पूर्वानुमान, लेकिन मंडी जिले में आज भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले 5 से 6 दिनों के दौरान सक्रिय मानसून की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई। मध्य प्रदेश में आज भारी वर्षा की संभावना, साथ ही विदर्भ, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई। वहीं सिक्किम में भी बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। और फिलहाल एक्सप्रेस में बाकी छोटी ब्रेक का आप देखते रहिए वीडियोस। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले साथ MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। उत्तर प्रदेश के साथ ही पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी आज कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान। अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, गुजरात क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज जम्मू बेस कैंप से रवाना। इस दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले जत्थे को झंडी दिखाई। औपचारिक रूप से 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा, जो 9 अगस्त तक चलने वाली है।
श्री अमरनाथ यात्रा 38 दिन तक चलेगी, जिसमें श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाएंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। साल भर तक श्रद्धालु विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। तीर्थयात्रियों ने इस बात पर खुशी जताई कि खाने से लेकर रहने तक की व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं। देश भर में 6 जुलाई को मुहर्रम मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक मुहर्रम की तैयारियां जोरों पर। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी। हर साल की तरह इस बार भी ताजिए निकाले जाएंगे। वहीं मुहर्रम से पहले दक्षिणी दिल्ली में अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें ताजिया जुलूस के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सदर रेंज के सीपी एसके जैन ने कहा कि ताजिया जुलूस में कोई दुर्घटना ना घटे, इसलिए बैठक बुलाई गई। हर ताजिए के साथ हमारी पुलिस रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेन के सेविले में FFT 4 के दौरान कहा कि भारत में कर सुधार और डिजिटल व्यवस्था की वजह से राजस्व में वृद्धि हुई और अनुपालन लागत में कमी आई। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने बुनियादी ढांचे में स्टार्टअप और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए गतिशील परिस्थिति तंत्र का विकास किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार और अधिक निष्पक्ष क्रेडिट रेटिंग प्रणालियों सहित समावेशिता और समानता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार का समर्थन करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल अच्छे दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण खरीफ फसलों की कुल बुआई क्षेत्र में 11% से ज्यादा का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार 27 जून तक खरीफ फसलों की कुल बुआई क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई और 30 जून तक दीर्घ अवधि से 9% अधिक बारिश दर्ज की गई। जून के महीने में जीएसटी संग्रह 6.2% की बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ा। आंकड़ों के अनुसार ये 1.84 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। जून में घरेलू लेन देन में सकल राजस्व 4.6% बढ़कर लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपए के पार। साथ ही आयात से जीएसटी राजस्व करीबन 11% से ज्यादा बढ़कर 45,690 करोड़ रुपए के आसपास। सरकारी स्वामित्व वाले खुदरा ईंधन विक्रेताओं के अनुसार विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमत में 7.5% की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई। वहीं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी सिलेंडर जो है वो 58 रुपये 50 पैसे प्रति सस्ता हुआ। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों की नियुक्ति करने वाली संस्था AFSIB के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। दूरसंचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासनी ने कहा कि भारत में चरण 3 योजना के तहत 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सब्सिडी वाला ब्रॉडबैंड उपलब्ध करवाया जाएगा। RBI के 2,000 रुपए की नोट वापस लेने के 2 साल के बाद इस मूल्य वर्ग में कुल 6,000 करोड़ से ज्यादा के नोट अब भी बाजार में मौजूद। वित्त मंत्रालय ने ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकास स्तर पर वित्तीय समावेशन योजनाओं के दायरे में सभी को लाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने देश भर में 13 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का वर्तमान वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जो है उसमें 1.1% और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 16% का योगदान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में नेशनल हाईवे के परमकुडी रामनाथपुरम सेक्शन के निर्माण को दी मंजूरी। इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 1,853 करोड़ रुपए के पार। केंद्र सरकार ने कहा कि कोल एक्सप्लोरेशन वैल्यू चेन के एंड टू एंड डिजिटल व्यवस्था को प्राप्त करने की दिशा में कोयला मंत्रालय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वेब पोर्टल का एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की तैयारी में। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के माध्यम से 4 जुलाई को लॉन्च किए जाने वाले इस मॉड्यूल से अलॉटी कोन की एक्सप्लोरेशन प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट करने की सुविधा मिलेगी।
आरबीआई द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा घर भेजे गए धन में वित्त वर्ष 2024-25 में 14% की वृद्धि दर्ज की गई, जो रिकॉर्ड 135 अरब डॉलर के पार। SJVN लिमिटेड ने नेपाल में अपनी 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के बिजली की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौते पर किए हस्ताक्षर। केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी को दी मंजूरी। सरकार ने 1 जुलाई को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा निर्देश 2025 किए जारी, जिसमें निजी बाइक को यात्री सेवा के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई। वाहन विनिर्माता किया इंडिया की बिक्री चालू कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही में 12% बढ़कर 1,42,139 इकाई हुई। हीरो मोटोकॉर्प की कुल बिक्री जून में सालाना आधार पर 10% बढ़कर 5,53,963 इकाई रही। कंपनी ने पिछले साल जून महीने में 5,03,448 इकाइयां बेची। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल सेनेट से मामूली अंतर के साथ हुआ पास। इस बिल को पास कराने में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अहम कड़ी हुए साबित। ट्रंप के महत्वाकांक्षी कर छूट और खर्च कटौती वाले विधेयक के पक्ष और विपक्ष में 50-50 वोट पड़े, जिसके बाद वेंस ने अपना वोट डालकर इसे मंजूरी दिलाई। इजराइल और गाजा की जंग को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने गाजा में 60 दिवसीय सीजफायर की शर्तों पर जताई सहमति। ट्रंप ने हमास से आग्रह किया कि स्थिति और बिगड़ने से पहले वो प्रस्ताव स्वीकार कर लें। ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे से पहले ये ऐलान किया। उत्तरी मेक्सिको में पुलिस को सियुदाद युआरेज के एक निजी शमशान में 300 से ज्यादा बिना जले शव मिले। चिहुआहुआ के अटॉर्नी ऑफिस के अनुसार यह खोज व्यवसाय प्रशासकों की लापरवाही की ओर इशारा करती है, क्योंकि शवों को उस इमारत के विभिन्न कमरों में बिना किसी क्रम में रखा पाया गया जहां शमशान संचालित होता है। पुलिस के अनुसार कुल 383 शव बरामद किए गए, जिनमें से 218 पुरुष, 149 महिलाएं और 16 अभी भी अज्ञात है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस में सभी का स्वागत और आइए रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोंगटांग शिनावात्रा को देश के संवैधानिक न्यायालय ने लीक हुई फोन कॉल के मामले की जांच पेंडिंग रहने तक सस्पेंड करने का बड़ा फैसला सुनाया। थाईलैंड के पीएम पेंटोंगटांग शिनावात्रा ने कहा कि वो अदालती प्रक्रिया को स्वीकार करेंगे और उसका पालन करेंगे, हालांकि वो नहीं चाहते कि उनके काम में कोई रुकावट आए। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में प्रकाशित एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विदेशी मानवीय सहायता में की गई भारी कटौती से साल 2030 तक दुनिया भर में भूख और महामारी से करीबन 1.4 करोड़ अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। फ्रांस में भीषण गर्मी ने लिया विकराल रूप। देश के 101 प्रशासित क्षेत्रों में से 84 में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया। फ्रांस में 1000 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए। साथ ही साथ एफिल टावर की सबसे ऊपरी मंजिल को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से बर्मिंघम में शुरू होगा। पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम सीरीज में 0-1 से पीछे। बर्मिंघम में भारत ने अब तक 8 टेस्ट खेले हैं, लेकिन टीम को एक में भी जीत हासिल नहीं हुई। ऐसे में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के पास जीत हासिल करने का और इतिहास रचने का बड़ा मौका। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ब्रिस्टल में खेले गए सीरीज के एक दूसरे T20 में इंग्लैंड को 24 रन से मात दी।
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 4 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 7 विकेट पर 157 रन बना पाई। भारत ने अमनजोत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैच की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी। इसका लक्ष्य 2047 तक भारत को शीर्ष 5 खेल राष्ट्रों में से एक बनाना है। क्लब विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के मैच में रियल मैड्रिड ने यूवेंटस को 1-0 से बात दी। रियल के स्टार किलियन एम्बापे इस प्रतियोगिता में पहली बार खेलते हुए नजर आए। रियल मैड्रिड के प्रशंसकों ने क्लब विश्व कप में यूवेंटस पर मिली जीत का जमकर जश्न मनाया। जीत के साथ ही रियल मैड्रिड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। स्पेन की स्टार मिडफील्डर एताना बोनमाती ने मंगलवार को टीम के साथ अभ्यास किया। महिला यूरो चैंपियनशिप की शुरुआत से ठीक पहले वो बीमार हुई। स्पेन का मुकाबला गुरुवार को पुर्तगाल से होगा। महिला यूरो में आज मेजबान स्विट्जरलैंड का सामना नॉर्वे से। इस साल नेशंस लीग में नॉर्वे ने 2 बार स्विस टीम्स को मात दी। 7 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के पहले दौर में फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर को मात दी। हालांकि इस मैच के दौरान जोकोविच को शारीरिक दिक्कतों से भी जूझना पड़ा। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने विंबलडन के दूसरे मैच में जगह बनाई। सिनर ने पहले दौर में लूका नाडी से मात दी। विंबलडन में बड़ा उलटफेर का दौर जारी। तीसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज़वेरेव को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। ज़वेरेव को फ्रांस के आर्थर रिंडनेक ने मात दी। दिन के सबसे बड़े उलटफेर में अमेरिका की दूसरी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ विंबलडन के पहले दौर में हार कर बाहर हुई। हाल ही में फ्रेंच ओपन जीतने वाले गॉफ को यूक्रेन की यारे तिर्मस्का ने मात दी। महिला वर्ग में डिफेंडिंग चैंपियन बारबोरा क्रेशिकोवा ने विंबलडन के दूसरे दौर में जगह बनाई और क्रेशिकोवा ने पहले दौर में 20 साल की फिलिपिना को मात दी। चैंपियन पेट्रा क्विटोवा को विंबलडन के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही क्विटोवा को अपनी टेनिस को भी अलविदा कर दिया। एक्सप्रेस में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।